नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम स्टोन अब भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। तो दिल्ली के लोधी गार्डन से आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मैं और श्रुतिका आप तक पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, और आपको फिटनेस का मंत्र भी देंगे और आपको अपडेट रखेंगे हर एक खबर से। तो शुरू करते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है और ऐसे में वहां के स्वतंत्रता समारोह में आज प्रधानमंत्री भाग लेने वाले हैं। और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचते हैं अपनी लंदन की सफल यात्रा के बाद में गर्मजोशी के साथ में मोइजू उनका स्वागत करते हैं। वहां की कैबिनेट के मंत्री वहां पर मौजूद रहते हैं और आज शाम करीबन 5:15 बजे ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मीटिंग भी होने वाली है। 5:15 बजे मालदीव से दिल्ली के लिए उसके बाद में प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे में 2 दिन का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ये तीसरी यात्रा है। अगर बात की जाए मालदीव की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं ये उनकी तीसरी आधिकारिक यात्रा है। इसके अलावा राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद मोइजू के सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचने वाले पहले पीएम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। शुक्रवार को पीएम मोदी मालदीव पहुंचे तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मालदीव की सड़कें पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट से पटी पड़ी थीं। पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान माले में पीएम मोदी का स्वागत 21 तोपों की सलामी देकर किया गया। पीएम का काफिला माले की सड़कों से गुजरा तो लोग एक झलक पाने को बेताब नजर आए। लोग तालियां बजाते और पीएम मोदी के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने माले में नए बने रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया, जिसकी बिल्डिंग पर लगी पीएम मोदी की तस्वीर चर्चा का विषय बनी रही। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मालदीव को भारत का सबसे भरोसेमंद मित्र बताया। हम केवल पड़ोसी नहीं हैं, सहयात्री भी हैं। फ्रेंड्स, भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मालदीव पहुंचे तो कई बड़े ऐलान भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हैं और मालदीव के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल वहां पर क्या रहने वाला है, आज प्रधानमंत्री क्या क्या करने वाले हैं और मालदीव की किस तरीके से भारत ने मदद की, आपको पूरा अपडेट देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का लोन देगा। भारत ने मालदीव के सालाना लोन भुगतान दायित्वों को 40% तक कम करने का भी फैसला किया है। इसे 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटाकर 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। इससे मालदीव को अपनी आर्थिक दिक्कतों से निपटने में मदद मिलेगी। भारत ने मालदीव में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा भारत की ओर से मालदीव को कुल 72 वाहन और अन्य उपकरण भी सौंपे गए। आज पीएम मोदी के शेड्यूल की बात करें तो सुबह 10:45 से दोपहर 12:40 के बीच पीएम मोदी मालदीव के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2:50 से 3:15 बजे के बीच आईटीसी एलुमनाई और भारतीय समुदाय से पीएम मोदी संवाद करेंगे। इसके बाद दोपहर तकरीबन 3:30 बजे पीएम मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। शाम 5:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बीच साझेदारी और सहयोग के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भी शुरू हो चुकी है। ये समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। 2 साल पहले 2023 में मोहम्मद मोइजू मालदीव के इंडिया फर्स्ट नीति का विरोध कर और मालदीव पर से भारत के प्रभाव को खत्म करने के वादे के साथ बहुमत के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन अब वही मोहम्मद मोइजू भारत का गुणगान कर रहे हैं।
मालदीव में मोदी का डंका बज रहा है, हर तरफ मोदी की तारीफ हो रही है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि मोदी कुछ नहीं है। ऐसे में उनकी तरफ से विवादित टिप्पणी की गई है और यही नहीं, झारखंड सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी विवादित टिप्पणी आई है। इरफान अंसारी ने भी अभद्र टिप्पणी की है। अब दोनों नेताओं के बीच में क्या कुछ वार पलटवार हुआ, कैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद में बीजेपी का पलटवार क्या आता है, आपको इस रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। दिल्ली में ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन में राहुल संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी में कोई दम नहीं। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं है उसमें। पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं। राहुल ने विवादित बयान देकर वार किया तो बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से पलटवार देखने को मिला। ये कांग्रेस की एक सुविचारित योजना का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत अशोभनीय शाब्दिक लफाजी करने के आदतन हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, और यह उनकी गरिमा के तो प्रतिकूल है ही। भारत में संविधान की मर्यादा और राजनीति की मर्यादा को ध्वस्त करने का एक उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की जुबान ठीक न हो तो छोटे नेता से सभ्य भाषा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने भी पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। और तू चाय बेचने वाला है, मसीहा थोड़ी ना है, मसीहा थोड़ी ना है। कांग्रेस नेता के इस बदजुबानी का जवाब बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिया। मोदी जी जो गरीब समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने चाय बेची, उन्होंने कभी देश नहीं बेचा, जैसे गांधी परिवार ने प्रयास किया। और हाँ, वो मसीहा नहीं है, वो जन सेवक है, वो प्रधान सेवक अपने आप को मानते हैं। सरकार कभी नहीं माना उन्होंने, मसीहा कभी नहीं माना। पर ये एंटाइटलमेंट माइंडसेट जो मणिशंकर अय्यर वाली माइंडसेट है कि तुम्हें विश्वास रखते हैं गणतंत्र में नहीं। ये कोई पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से अशोभनीय टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी छोटे से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता पीएम मोदी को लेकर बदजुबानी कर चुके हैं और सियासी खामियाजा भी भुगत चुके हैं। श्रुतिका, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज करगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन हमारे जो जवान थे, आज का दिन शौर्य और साहस को याद करने का है भारतीय सैनिकों के, जिन्होंने साल 1999 में अपने अदम्य साहस की बदौलत पाकिस्तान को धूल चटाई थी और जीत हासिल करी थी कारगिल युद्ध में। और इसी को लेकर आज देश भर में तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में आयोजन किए जा रहे हैं और इस दिन को मनाया जा रहा है ताकि जो शौर्य है हमारे जवानों का उसे सलाम किया जा सके। और इसी क्रम में वाराणसी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, वहां से एक रिपोर्ट आई है, बड़ी खास है, आप भी देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के वाले राष्ट्रभक्तों पे गोली चलाने वाले नवाब हमीदुल्लाह के साथ खड़ी होती है। हमीदिया संस्थानों के नाम बदलने की मांग को लेकर भोपाल में सियासी सरगर्मी तेज है। जहां बीजेपी राष्ट्रवादी आधार पर नाम बदलने की पक्षधर दिख रही है, वहीं कांग्रेस इसे विभाजनकारी राजनीति करार दे रही है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा हुआ और उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार अब धर्मांतरण और अवैध मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी में, इसको लेकर बैठक भी की जा रही है। और इस बैठक में डीजीपी समेत तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं प्रशासन के, वो मौजूद रहे। हर मदरसे की जांच हो, पड़ताल हो और क्या कुछ अंदर हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, ये प्रशासन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में ये बड़ा एक्शन लिए गए हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां पर धर्मांतरण के रैकेट सामने आए हैं।
कि छांगुर बाबा का रैकेट सामने आया हो या फिर आगरा का धर्मांतरण मामला सामने आया और इसीलिए अब ये मीटिंग हो रही। और ये कोई छोटे रैकेट नहीं थे जिनका भंडाफोड़ हुआ, इससे सभी लोग हैरान परेशान थे और बहुत शॉकिंग खबर सामने आती है। और उसी के बाद ये बड़ी बैठकों का दौर लगातार जारी है, जिसमें एहतियाती कदम उठाते हुए हर मदरसे की जांच पड़ताल की जाएगी और अगर इस तरीके का कोई भी रैकेट चल रहा है उसका एक और बार भंडाफोड़ किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां से पुलिस के द्वारा एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया। अब इस यूट्यूबर का नाम आमिर बताया जा रहा है और इसके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर बवाल भी वहां पर हुआ है, लेकिन क्या वो आरोप हैं जो इस यूट्यूबर के ऊपर लगे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। आप भी देखिए। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इस युवक का नाम आमिर है। पेशे से यूट्यूबर आमिर को मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आमिर पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से साधु संतों और देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और गाली देने के वीडियो बनाकर समाज में घृणा फैलाने का आरोप है। आमिर, आमिर क्या कुछ हुआ? एक वायरल वीडियो में आमिर साधु के भेष में भद्दी गालियां देता दिखाई दे रहा है। 3 महीने की फीस स्कूल में नहीं दी, बाप से ले जाके पूरी फीस खा गया। बाबा जी। वीडियो वायरल होने के बाद अमन ठाकुर नाम के युवक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुरादाबाद पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो आरोप सही पाए गए और आमिर को पुलिस ने 25 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन बयान वायरल हुए हैं। बार बार विवादों में आने को लेकर लोग पूछने लगे हैं कि कथावाचक का ये सस्ता पब्लिसिटी स्टंट है या फिर बात कुछ और है। खबरों में आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर सड़क मजार पर बवाल देखने को मिला और उसके बाद में हिंदू संगठनों के द्वारा इस मजार को हटाने की मांग उठाई गई। और ऐसे में इसके विरोध में हिंदू चालीसा का पाठ किया गया है और साथ ही प्रशासन की तरफ से 10 दिन का वक्त मांगा गया है। देखिए। काशी की सड़कों पर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन मांग है बीच सड़क मजार हटाने की। मेरे ठीक बाएं तरफ अगर ये रास्ता मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो सड़क है वो रिंग रोड से सीधे यहाँ से जिला मुख्यालय को जोड़ती है। ये 2 लेन की सड़क है। पहले आप इस सड़क को देख लीजिए। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस सड़क की जो पटरी है वो यहाँ पर स्थित है और यहाँ से लेकर डिवाइडर का जो एक साइड का जो चौड़ाई है वो लगभग 15 से 20 फीट के आसपास होगा और उसी रास्ते के बीच में ये जो मजार है वो उसे स्थापित किया गया है, उसे बनाया गया है और अब इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वाराणसी में बसई चौराहे के पास बना ये मजार अक्सर जाम की वजह बनता है। सड़क के बीचों बीच होने की वजह से हादसे का भी अंदेशा है। जाम भी लग जाते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रही है काफी समय से। ये बहुत पुराना हम लोग देखे हैं तो इसको हट जाना ही अच्छा है। सारे लोगों की बात है ना, पूरे पब्लिक की बात है। ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि सभी लोग को इससे परेशानी हो, तो हटा करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। सड़क चलने के लिए बनी है, मजार और मंदिर के लिए थोड़े बनी है। मजार मंदिर के लिए बहुत सारी जगह है और ये तो बिल्कुल बीच सड़क में है, ये हटना चाहिए। कोई भी चीज अगर और 10 सड़क में तो हट जाना चाहिए। ऐसे में मजार को हटाने की मांग को लेकर 100 मीटर दूर वकीलों और हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मजार को हटाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा तो वहीं प्रशासन ने कार्रवाई के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है। जितने भी मजार अवैध हों, मंदिर हों, अगर लगता है कि नहीं जाम की समस्या तो उसको हटा दिया जाए। कई मंदिरों को हमारे हटा दिया गया, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। तो जब हम मंदिर पे विरोध नहीं कर रहे हैं तो मजार जहाँ पूजा ही नहीं हो रही है, जिसका कोई वारिस ही नहीं है, उसको हटाने में क्या दिक्कत? तो निश्चित तौर पे अगर विकास की राह में इस तरीके के जो मंदिर है, चाहे मस्जिद है या मजार हैं, वो बाधक बनते हैं तो साफ तौर पे ये आदेश दिया गया है कि स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद उन धर्मस्थलों को किसी दूसरे जगह पर स्थापित किया जाए ताकि जो विकास की गति है उसमें कहीं अवरोध उत्पन्न न हो। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। अब आपको मिर्जापुर लेकर चलते हैं, जहां पर एक कोतवाली से खबर मिली है। तो आपको लगेगा जब आप इस खबर को देखेंगे क्या ही इतनी बड़ी बात हो गई है, लेकिन विवाद इसको लेकर काफी गहरा है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए।
मिर्जापुर के शहर कोतवाली इलाके से आए एक पुलिस वाले और दुकानदार की बहस का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अरे जो मनमानी जो चाहोगे वही होगा, नहीं तुम जो चाहोगे वही होगा। जितना रेट है उतना कोई नहीं रेट है। दरअसल कटरा कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर चश्मा बनवाने के चार्ज को लेकर दुकानदार पर नाराज था। दुकानदार ने ग्लास चेंज करने के लिए 1500 रुपए मांगे, लेकिन कटरा कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर साहब 400 रुपए से ज्यादा देने के लिए तैयार ही नहीं थे। जितना रेट है उतना कोई नहीं रेट है इसका। 1500 में पूरा चश्मा बनाया हूँ। जो मन में आता है वही रेट लगाते हो, जो मन में आता है वही चश्मा लगाते हो। ऐसे जाइए, नहीं देंगे पैसा, नहीं देंगे। जो करना है जाके कर लो। एक बात खराब हो गया है ज्यादा, पैसा दे रहे हैं तो अपने मनमानी क्यों दोगे? सर तमीज से बात करिए, ठीक है। चश्मा दुकान के मालिक डॉक्टर A.K. सिंह का आरोप है कि उन्होंने चश्मे के ग्लास की कीमत इंस्पेक्टर को पहले ही बताई थी, लेकिन चश्मा बन जाने के बाद वो पैसा देने में आनाकानी करने लगे। दुकानदार को वर्दी के रौब में वहीं खड़े होकर हड़काया भी और बिना कोई पेमेंट किए चश्मा लेकर चलते बने। ओडिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डिप्टी रेंजर, इनके घर पे जब विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो वहाँ अंबार मिला है दौलत का। अब आप सोचिए कि करोड़ों की जो संख्या है उसमें कैश मिला, करोड़ों रुपए नोट मिले और उसके बाद किलो के वजन में सोना और चांदी बरामद किया गया। इतना पैसा, इतना सोना चांदी कि विजिलेंस की टीम को रखने तक की जगह नहीं मिली। आप भी देखिए। हजारों की सैलरी वाले सरकारी कर्मचारी के घर इतने नोट, इतना सोना मिला कि आंखें फटी रह गई। गड्डियों से भरी तिजोरी और तिजोरी के अंदर तिजोरी। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए, हैरान हो जाएंगे। नोटों के बंडलों का अंबार लगा हुआ है। अलमारियां और तिजोरियां नोटों से भरी हुई हैं। तस्वीरें हैं ओडिशा के कोरापुट की, जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपक के 6 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की तो 1 करोड़ 44 लाख रुपए नगद, लगभग 1.5 किलो सोने के आभूषण, सोने की ईंटें और सिक्के तथा 4.5 किलो चांदी के गहने बरामद किए गए। काले धन का ये कुबेर ओडिशा के वन विभाग का डिप्टी रेंजर है, जिसने साल 1989 में फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर नौकरी शुरू की थी। विजिलेंस विभाग के मुताबिक उसकी मंथली नेट सैलरी सिर्फ 69,680 रुपए है, लेकिन खास बात यह है कि वो सरकारी नौकरी करता है। अब आपको काशी की गलियों में लेकर चलते हैं, जहां पर जो दुकानदार हैं, करीबन 10,000 दुकानदार बहुत ज्यादा गुस्से में, और वो गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि उन गलियों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। और ये तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि जो दाल मंडी इलाका है वहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का काम होना है और 200 करोड़ की लागत है, लेकिन ऐसे में इसका जमकर विरोध हो रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के काम में अब तेजी आ गया है। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन अलर्ट पर है। दाल मंडी की गलियों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। दाल मंडी में ज्यादातर मुसलमान कारोबारी हैं जो सड़क चौड़ीकरण का विरोध कर रहे थे। ये काउंटडाउन कितनी बार चालू हो चुका है? कई बार चालू करवाएंगे आप लोग? ये काउंटडाउन कितनी बार चालू करवाएंगे बताइए? आप लोग तो कई बार आ चुके हैं। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भेजना शुरू, बार कोई नोटिस नहीं आई अभी। कोई नोटिस नहीं आई अभी। भाई दुकानदार जो है तो वो तो किराएदार है, ये मकान मालिक के पास तो रजिस्ट्री कागज तो मकान मालिक के पास रहेगा। यहाँ पे जो 10,000 दुकानें हैं वो ज्यादातर 90% जो है वो लोग दुकान किराए पे लिए हुए हैं और 1-2 दिन से नहीं लिए हुए हैं। किसी की दुकानें 50 साल से है, किसी की दुकानें 40 साल से, किसी की दुकानें 30 साल से हैं। दुकानदार के पास किस चीज के कागज आप मांगेंगे? दाल मंडी की 184 दुकानों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा इसकी जद में कुछ मस्जिदें भी आ रही हैं। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है और इसके पहले किस तरीके से प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस वक्त दाल मंडी की सड़कों पर पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसे उतार दिया गया है। सीआरपीएफ के साथ साथ जो आरएफ के जो जवान हैं, सिविल पुलिस के जो जवान हैं, वो इस वक्त दाल मंडी की जो गलियां हैं वहां पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस पूरे इलाके में जो चौड़ीकरण का अभियान एक छिड़ा है, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होने वाली है। उसके पहले अब यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मुकम्मल करने की जो पूरी तैयारी है वो इस वक्त हो चुकी है। 200 करोड़ की लागत से दाल मंडी की सड़कें चौड़ी होंगी, जिससे बाबा विश्वनाथ तक का मार्ग श्रद्धालुओं के लिए अब और आसान होगा। मुरादाबाद में अवैध कब्जे पर पीले पंजे का प्रहार हुआ।
दरअसल यहाँ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखी गई और बुलडोजर से एक्शन कैसे लिया गया, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुरादाबाद में अवैध कब्जे पर पीले पंजे का जोरदार एक्शन हुआ है। रामगंगा नदी किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ये कार्रवाई जामा मस्जिद इलाके के आसपास हुई है। कार्रवाई के दौरान टीम ने बुलडोजर की मदद से कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। रामगंगा नदी के किनारे लंबे समय से कुछ लोग अवैध तौर पर मकान बनाकर कब्जा कर रह रहे थे, जिससे रामगंगा नदी की जलधारा प्रभावित हो रही थी और बाढ़ की स्थिति में खतरा बढ़ गया था। प्रशासन ने इससे पहले अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस देकर निर्माण हटाने के लिए कहा, लेकिन चेतावनी के बावजूद किसी ने खाली नहीं किया। इसके बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। मध्य प्रदेश के खबर आपको बताते हैं, जहां पर एमपी के छतरपुर इलाके में मंत्री दिलीप अहिरवार के खिलाफ में उन्हीं की विधानसभा में महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए हैं। लेकिन प्रदर्शन क्यों हुआ, इसकी क्या वजह रही, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मंत्री जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद की नारेबाजी हो रही है। मंत्री के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। पुरुष जितने गुस्से में है, महिलाएं उससे ज्यादा गुस्से में हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। जिले के चंदला विधानसभा से बीजेपी के विधायक और वन पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार के खिलाफ इलाके की जनता गुस्से में है। दरअसल इन लोगों का आरोप है कि देश के आजाद हुए 76 साल से ज्यादा हो गया, सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन चंदला में स्कूल जाने के लिए और गांव में एम्बुलेंस आने तक के लिए सड़क नहीं है। छतरपुर जिले का चंदला बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है और ये पिछड़ा इलाका माना जाता है। 2023 के चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े दिलीप अहिरवार पहली बार चंदला से विधायक बने। मध्य प्रदेश सरकार में उन्हें वन एवं पर्यावरण का जिम्मा मिला है। चुनाव के दौरान उन्होंने वोटरों से वादा किया था कि जीतने के बाद सड़कें बनवाएंगे, लेकिन अब तक सड़कें नहीं बनी है। लिहाजा गांव वालों ने प्रदर्शन कर विधायक को उनका वादा याद दिलाया और कहा कि चुनाव फिर से होंगे, उसका भी ध्यान रखें। अभी तक आपने कोयले वाली ट्रेन देखी होगी या फिर आपने इलेक्ट्रिक ट्रेन की सवारी की होगी, लेकिन अब हम आपको आज दिखाने वाले हाइड्रोजन से चलने वाला एक रेल इंजन, वो भी कहीं और से नहीं बल्कि भारत से। आप देखिए, भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन इंजन की सफल टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइड्रोजन से ट्रैक पर दौड़ने वाली इंजन का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। ये टेस्टिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुई है। रेल मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि ट्रेन का ये इंजन 1200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, जो इसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे देशों की मौजूदा हाइड्रोजन ट्रेनों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है, जिनकी क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच है। इस ट्रेन इंजन को स्पेशली हेरिटेज और पहाड़ी मार्गों जैसे कालका शिमला, दार्जिलिंग हिमाचल रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कांगड़ा घाटी रेलवे के लिए बनाया गया है। यूपी में धर्मांतरण गैंग के ऊपर हो रहे एक्शन के बीच में मेरठ से एक ऐसी खबर सामने आई है कि अगर आप सुनेंगे उसे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर कासिम कृष्णा बनके लोगों को फंसा रहा था, बहला फुसरा रहा था। दरअसल इसके द्वारा अपना नाम बदला गया, भगवा धारण किया गया और इस शोले को पहनकर ये मंदिर का पुजारी बन बैठा। आगे क्या हुआ, पोल कैसे खुली, रिपोर्ट में देखिए। भगवा चोला पुजारियों वाला लोग साधारण सी वेशभूषा और बिना रुके बगैर अटके फर्राटे से गायत्री मंत्र और शनि के असाधारण मंत्रों का जाप। पहली नजर में किसी को भी लगेगा कि इस शख्स का नाम राकेश, मुकेश, संजय, किशोर या फिर कोई भी दूसरा हिंदू नाम और पहचान। हुआ भी ऐसा ही। इस शख्स को भी स्थानीय लोग बीते करीब 1 साल से कृष्णा के नाम से ही जानते और पहचानते थे,
लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सनातनी लुक वाला कृष्णा मोहम्मद कासिम निकला। और जैसे ही कृष्णा के कासिम होने का पता चला, मेरठ के दौराला में हड़कंप मच गया। लोग यकीन नहीं कर पाए कि मस्जिद के एक मौलवी का बेटा मंदिर का पुजारी बनकर करीब 1 साल से उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा और किसी को रत्ती भर भी भनक नहीं लगी। अब मोहम्मद कासिम का भांडा फूटा तो आक्रोशित हिंदू संगठनों ने उस मंदिर का शुद्धिकरण किया जिसमें कासिम कृष्णा बनकर बीते कई महीनों से पुजारी का कामकाज देख रहा था। शनि जी का ही भजन करना चाहिए। शनि जी का मंत्र क्या है? शनि जी का ओम शनि नमः। कासिम बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। हालांकि उसने यहाँ दिल्ली से आने का दावा किया था। वो गांव में 1 साल पहले आया था और अपना नाम कृष्णा बताया था। कासिम ने अपने पिता का नाम संतोष बताया था, लेकिन अब पता चला है कि कासिम के पिता का नाम अब्बास है और बिहार के एक मस्जिद में वो मौलवी है। क्योंकि मंदिर में लंबे वक्त से कोई पुजारी नहीं थे, इसलिए गांव वालों ने उस वक्त कासिम बने कृष्णा को वहां रहने की इजाजत दे दी।